राम राम, नमस्कार, स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा आज के इस टॉप 10 में हरियाणा की राजनीति से लेके क्राइम तक की खबरों के बारे में जानेंगे। हमारी आज की पहली खबर के बारे में बात करें तो ऐसा लगता है कि हरियाणा में जेजेपी के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। तभी तो विधायकों के बीच में तकरार की खबरें सामने आ रही है। जेजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इस पार्टी के विधायक अपने ही पंचायत मंत्री के खिलाफ हो गए हैं। विधायक जोगीराम सिहाग इन दिनों मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ मुखर है और पंचायतों में ई टेंडरिंग के विवाद के चलते ये दोनों ही अब आमने सामने हैं। बता दें कि जोगीराम सिहाग से पहले दिग्विजय चौटाला भी खुद सरपंचों की तरफदारी कर चुके हैं। जेजेपी के विधायकों के आपसी विवाद भी खुलकर जगजाहिर होना शुरू हो चुके हैं और पार्टी में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रार पैदा हो रही है। लोकसभा के चुनाव सर पर हैं तो वहीं हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। चुनाव को देखते हुए पार्टियों ने जुगत लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के द्वारा जहां पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई तो वहीं अब इनेलो भी कांग्रेस की राह पर है। पार्टी अब प्रदेश में पदयात्रा निकालने जा रही है। 24 फरवरी से मेवात के सिंगारगांव से इनेलो पदयात्रा निकालने जा रही है। खास बात तो यह है कि इनेलो का फोकस इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। तभी तो मेवात गांव से पदयात्रा निकालकर मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश की मेवात, नूंह और फिरोजपुर झिरका मुस्लिम बाहुल्य सीट है। कभी इनेलो का इस विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। भिवानी के लोहारू में नरकंकाल मामले ने हर किसी को हैरान कर रख दिया। जहां जली हुई बोलेरो जीप में 2 नरकंकाल बरामद हुए। गाड़ी में मिले नरकंकाल की पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटकीमा गांव के रहने वाले 2 युवकों के रूप में की गई है। तो वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष के परिजनों ने बजरंग दल के सदस्यों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। क्या मामला आज? मामला ये है कि जी मेरे 2 भाई थे। एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनैद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है भोरूबास सीकरी। तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ। तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झिरका ने रोका है। इनके नाम पूछे हैं। नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करिए। तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले हैं, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है। उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी। तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने, जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है। पुलिस वालों ने बराबर शरीक हैं इस मर्डर करने में और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज़ के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। वीरू का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सीआई की गाड़ी में डाल दिया गया है। फिर सीआई वाले लेके इनको बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुंचे झिरका। फिरोजपुर झिरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की है। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहाँ? भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है जो, और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झिरका, और 4, 5, 7, 8 लड़के हो रहे हैं इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो 2 भाई हैं हमारे जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहाँ जिंदा जलाया है लोहारू में। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको बोलेरो की पिछली सीट पे। अब हम ढूंढ रहे थे तो हमको जो पता चला है, हमको इस माध्यम से पता चला है कि जी वहाँ की न्यूज़ हमने खंगाली है लोहारू की। भिवानी न्यूज़ में ये सबूत है और उस न्यूज़ में लिख रखा कि 2 कंकाल व्यक्ति मिले एक बोलेरो गाड़ी के साथ लावारिस। जो पता चला है कि हमारे व्यक्ति हैं ये, वो गाड़ी के नंबर से पता चला है, 33 नंबर से पता चला है कि ये हमारी गाड़ी है, हमारे भाई हैं। मृतक पक्ष के परिजनों ने जहां बजरंग दल के सदस्यों पर आरोप लगाया तो वहीं इस गाड़ी में मिले नरकंकाल के मामले में बजरंग दल के सदस्यों ने आरोपों को सिरे से ही नकार दिया है। मैं मोनू मानेसर बजरंग दल से जो भी आरोप
थाना गोविंदगढ़ के क्षेत्र से हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। बजरंग दल की कोई टीम वहाँ पे नहीं थी और वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने सोशल मीडिया से पता लगा है। जो भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। और उसमें मैं और मेरी टीम बजरंग दल की कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं है और जो भी व्यक्ति इसमें है उस पर सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। और पूरे पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ और लोगों से भी कहना चाहता हूँ पुलिस का सहयोग करें और हम भी पुलिस का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो भी नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। जो भी जांच है उसमें जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले जींद की जनता का दिल क्या कहता है? 2024 के चुनाव के बारे में जनता क्या कहती है? जींद की जनता ने 2024 में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी है। व्यापारियों का ये कहना है कि सेंटर में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा नया चाहिए। सतबीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और इस सरकार से क्या शिकायतें हैं इनकी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मेरा नाम सतबीर शर्मा है, DHBBN में जॉब करता हूं। सबसे पहले हमें इस सरकार से ये एक शिकायत है, जो पूरे हरियाणा के कर्मचारी हैं जी, सभी भाई जो है दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि भी जो मौजूदा सरकार है वो NPS की बजाय OPS हमें दे जी, OPS दे, ताकि हर कर्मचारी जब उम्र दराज हो जाता है पेंशन के लिए, जब उसकी एज हो जाती है और जो पेंशन जाता है जी, तो ताकि उसके जो बुढ़ापा है वो अच्छी तरह से बीते, बच्चों पर डिपेंड न रहकर अपने ऊपर डिपेंड रहे। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसमें बच्चे इतने लायक नहीं होते कि जो अपने माँ बाप की जो है वो सेवा करें। आप देखते भी होंगे समाज में, या आप रूरल एरिया में या शहरी एरिया में जाते हैं, जगह जगह वृद्धाश्रम बनाए हुए हैं। उसमें क्या कहते हैं भाई, जो साहेब बुजुर्ग हैं उनको वहाँ रख दें। जी ये बताइए, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं हरियाणा हम 2024 में? हरियाणा में मुख्यमंत्री उसको देखना चाहते हैं जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी कर्मचारियों से जी ये वादा करती है, हम कर्मचारी भाइयों को जी NPS की जगह OPS देंगे जी और 100% देंगे। कर्मचारी जो है उसी पार्टी का जो है साथ देंगे और हम सामाजिक जो रिलेशन हैं उनसे सभी से ये अपील करेंगे, जो राजनीतिक पार्टी समाज में महिलाओं को सुरक्षा दे, समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा जी और रोजगार दे। क्योंकि रोजगार के लिए जो है हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं आज बेरोजगार हैं। हरियाणा में पूरे इंडिया की बेरोजगारी दर जी आज सबसे ऊपर है। जी जी आप कहीं से आंकड़े उठाकर देख लेना, हरियाणा जो है नंबर 1 है बेरोजगारी में। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा, वो सरकार जो बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएगी और रोजगार देगी। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कर दे लंबा बोल लो, आप छोटा में बताओ, लंबा ज़्यादा रहे हो। पका बेटे। रेवाड़ी के गुरुकुल में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। गुरुकुल के ही 10वीं कक्षा के छात्र पर संगीन आरोप लगे हैं। यह आरोप है कि 14 फरवरी की देर शाम पीड़ित बच्चा ग्राउंड में खेलने के बाद टॉयलेट गया था, जहां उसका पीछा करके 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र भी पहुंचा। आरोपी छात्र ने टॉयलेट के अंदर घुसकर कुंडी लगा दी और 5वीं कक्षा के छात्र के साथ घिनौनी हरकत की। विरोध करने पर आरोपी छात्र ने पीड़ित बच्चे को डराया धमकाया और उसके कपड़े उतरवा कर वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़ित ने गुरुकुल के शास्त्री और वार्डन पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? कल हमें सूचना मिली थी कि एक 10 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत हुई है, जिस सूचना पर मौके पे जाके बच्चे से पूछताछ की गई। जो बच्चे ने बताया, पेरेंट्स ने शिकायत दी, शिकायत पर FIR दर्ज की गई और उसी के दोस्त है कोई, वो भी नाबालिग ही है, उसने उसके साथ अश्लील हरकत की, जिस पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई। करनाल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय के सामने देर रात 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों गुटों में झगड़ा किस कारण हुआ, फिलहाल इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो वहीं इस मामले में घायल अमृत सिंह नाम के युवकों ने जानकारी देते हुए कहा कि वो अपने कुछ साथियों के साथ जिम करके सेक्टर 12 सुपर मॉल के बाहर खड़े हुए थे। तभी अचानक वहां कुछ हथियारबंद युवकों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। उनके हाथ में तेजधार हथियार से हमला किया गया है। 12 सेक्टर सुपर मॉल के बाहर खड़े थे, हम आपस में बातचीत कर रहे थे। हम जिम आते हैं, करनाल पर्ल जिम में आते हैं। जिम के बाद हमने मॉल की तरफ आए, वैसे घूमने फिरने की मेला लगा हुआ है। हम वैसे बिल्कुल कॉमन तरीके से खड़े थे। कुछ लोग आए, एकदम से बोले इसको गोली मार। मैंने डिफेंस से पीछे हटा मैं, और एकदम से लाठियों तलवारों कृपानों से हम पे हमला कर दिया। तो कितने लोग थे वो मेरे हिसाब से 100-150 लोग होंगे। 100-150 वैसे मैं बोल रहा हूँ, उससे शायद ज़्यादा हो, कम नहीं होंगे। तो दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं? मतलब हमारे वाले 3 को चोट लगी है। वो भाई बैठा, उसके सिर में तलवार लगी और कम से कम 15 टांके लगे। किसी का हाथ थी और उन्होंने वही फायर भी किया है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? हम गांव प्योंट के रहने वाले हैं। उनको हमें पता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो हमें पता भी क्या। हमारे को भी ये कोई सा भी पक्ष हमारे को नहीं बता रहा है। यहाँ 5 आदमी हमारे को मिले हैं जो इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक जो है डाकवाड़ा का है, 2 मोहद्दीनपुर के हैं। तो जानकारी क्या मिली? काफ़ी तलवारें चली हैं? हाँ जी, लगता है कि दोनों गुट आपस में इंजर्ड हुए हैं। एक पार्टी के कोई सरदार के हैं, ये दूसरे जैसे लोकप्रीत है, ये इंजर्ड हुए हैं अंदर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बता रहे हैं 20, 25, 30 लोग थे वहाँ पे आपस में। पता नहीं अब टोटल कितने होंगे। सचिवालय के दोनों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। हाँ जी, वहाँ मौके पे सारे चारों तरफ हम तो कैमरे चेक किए जाएंगे? अभी सब कुछ किया जाएगा। अभी पहले इनका जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद जो अपने अपनी स्टेटमेंट देंगे, उस हिसाब से जैसी भी कार्रवाई होगी करी जाएगी। अंबाला में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। जैसे जैसे महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे ही सड़कों पर भोले के जयकारे गूंजने लगे हैं। भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए अनेक संस्थाएं कांवड़ शिविर लगाकर उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था भी कर रही है। अंबाला में सनातन धर्म सभा के द्वारा कांवड़ियों के खाने पीने ठहरने की फुल प्रूफ अच्छी व्यवस्था की गई है। रेवाड़ी में बुजुर्ग महिला के खाते से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन करके धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यहाँ बुजुर्ग महिला के पति ने कुछ साल पहले ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था। उस समय केवल 5,000 की ट्रांजैक्शन ही की गई थी, जिसके बाद इस बैंक के खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई। लेकिन जब बुजुर्ग महिला के घर इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा तो ये पता चला कि महिला के बैंक खाते से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि बैंक अधिकारियों ने भी इस मामले में महिला की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया और ना ही कोई जवाब दिया गया है, जिससे आशंका है कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत के चलते ही उसके बैंक खाते से फ्रॉड किया गया है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, क्या कुछ पूरी घटना है जो हुई है अभी? क्या घटना है जो अभी हुई है, जो बैंक में से पैसे वगैरह फ्रॉड काम करते हैं? अभी खाता खुलवाया था बापू ने 2009 में, तो उसके बाद खाता खुलवाने के बाद कोई लेन देन नहीं है। ओनली 5,000 डाले थे बापू ने, अपने आप ही किसी ने डाले और निकाले, कोई और काम नहीं। कितने रुपए का पूरा ये जो है? करीबन 2.5-3 करोड़ का लगा। तो अभी जो आपने एप्लीकेशन में दी है पुलिस में, किसके खिलाफ दी है? क्या कुछ पूरा? बैंक के खिलाफ दिया है। तो जो नोटिस आया इनकम टैक्स वालों को दिए। किसके नाम से आया था? माली देवी के नाम से। टैक्स तो मेरी मम्मी के नाम ही आया है। वो पापू तो एक्सपायर हो गया 2012 में। अकाउंट किसके नाम से था? जो अकाउंट पापू को और मम्मी का अकाउंट। तो आपको कैसे पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड तो हमें तो सर ऐसे पता पड़ा, इनकम टैक्स वाले को नोटिस है ना, तब मेरा पड़ा हमें। उसके बाद हमें भागा दौड़ करी, कोई किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना बैंक ने कागज दिया। ये जो पैसे थे किस चीज के थे? हमारे पैसे ही नहीं थे, हमें तो किसके थे, किसी ने और सर ये क्या कुछ पूरा मामला है जो हासिलवास? ये मल्ली देवी वैभव रोहतास निवासी हासिलवास, इन्होंने हमारे पास कंप्लेंट दी थी, जो उच्च अधिकारीगणों से हमारे पास जांच के लिए आई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि जब हासिलवास गांव की ज़मीन अधिग्रहित हुई थी उस समय ICICI बैंक के जो कर्मियों ने वहाँ जाके अकाउंट ओपन किया था उनका, और उस अकाउंट से उन्होंने कोई लेन देन नहीं किया। उसके बावजूद उस अकाउंट से उसकी पति की डेथ के बाद 2012 से 15 के बीच में लगभग 2 से 2.5 करोड़ का लेन देन हुआ है।
जिससे उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया और उनके संज्ञान में मामला आया। जो प्राथमिक जांच से जो आरोप लगाए हैं वो सही पाए गए, जिस पर हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट लॉन्च करके और आगे की तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कौन दोषी पाए गए? इसमें बैंक के कर्मचारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। इसमें जो बैंक के उस समय के जो स्टाफ है उनकी भूमिका की जांच करना आवश्यक है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की तफ्तीश की जाएगी। धारा की बात करें, किन धाराओं में भी मामला? फिलहाल इसको 420, 406 चीटिंग धोखाधड़ी की केस में हमने सेक्शन में जो केस है वो लॉन्च किया है। पंचकुला के शिव मंदिर सकेतड़ी में शिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधान केडी शर्मा ने बताया कि 18 तारीख को आने वाली शिवरात्रि को लेकर सब सुविधाएं मंदिर में पूरी तैयारी के साथ हो चुकी है और उन्होंने नंबर भी जारी किया है जिसमें कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को लेकर बताए गए नंबर पर समस्या का समाधान किया जाएगा और आने वाले 5 लाख से ज्यादा भक्तों को पूरी तरह से सुविधा दी जाएगी। वीआईपी के लिए अलग रास्ते से प्रबंध किया गया है और ये बताया कि पिछले साल वाली शिवरात्रि से इस बार ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है और शिव मंदिर सकेतड़ी की तरफ से कमेटी पूरी तरह से तैयार है। गत वर्ष की तरह जो हमारी प्रैक्टिस है, लाखों श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ट्राई सिटी से आएंगे। उनके रहने की, खाने की व्यवस्था सभी ने मतलब मंदिर ने किया हुआ है। हमने 300 क्विंटल दूध और 50 क्विंटल बेर, 500 दर्जन केला, 50,000 केला, 50,000 केला, ये सारा प्रसाद के लिए रखा हुआ है। पुलिस प्रशासन का हमारी पूरी मदद है। बाकी शिवजी महाराज जो कर रहे हैं वो उनकी बदौलत सारा कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो शिवलिंग है, ज़्यादा रस होने का कारण ये है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। इसमें ट्राई सिटी के हर लोगों की, हर आदमी की, हर व्यक्ति की आस्था है, इसलिए यहाँ सब मंदिरों से ज़्यादा रश होता है। तो इस बार इस शिवरात्रि में विशेष क्या रहने वाला है? कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप लोग? कुछ पूजा का है विशेष, तो हमने 4 पैरों की पूजा करनी है रात को, मतलब 4 बार हमने शिव जी की पूजा करनी है 18 तारीख को, और 17 को यहाँ लाइनें लग जाएंगी। हमें पता है कि लोग बड़े तंग होते हैं। 12:01 पर हम द्वार खोल देंगे। रात के 12:11 17 तारीख को रात 12:01 पर हम द्वार खोल देंगे, लोग चलेंगे और हमारा प्रसाद वितरण शुरू हो जाएगा। प्रधान जी, पिछले वर्ष के अपेक्षा लगता है कि इस बार भीड़ ज़्यादा होगी? बिल्कुल लगता है, क्योंकि पहले शिवरात्रि की एडमिनिस्ट्रेशन छुट्टी नहीं करती थी। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर छुट्टी कर दी है, तो रस ज़्यादा होगा ही होगा। क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद, जो कोरोना का समय था, उस समय भीड़ काफ़ी कम संख्या में देखी गई थी। लोगों की आवाजाही जो थी शिवरात्रि में कम थी। लेकिन हमारे जो शिवरात्रि में थी उस कोरोना खत्म हो गया था। हमारे पिछले साल भी काफ़ी भीड़ रही है, क्योंकि अखबार वाले और न्यूज़ वालों ने हमें बताया कि 5-6 लाख आदमी हमारा आया था। तो अभी हमें एक्सपेक्टेशन इतने लोगों के आने की है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी, क्योंकि कल भी विधानसभा स्पीकर जी ने हमारी मीटिंग ली थी विधानसभा में, और शाम को सारे पुलिस प्रशासन, डीसी साहब के सारे ऑफिस के सारे यहाँ पे मीटिंग ली। उन्होंने पूरे प्रबंध का जायजा लिया, कार पार्किंग कहाँ होगी, व्यवस्था जो कर्मचारी हैं उनके खाने की व्यवस्था होगी, वो सारा वो कल जायजा ले गए हैं। ये थी हरियाणा आज की कुछ प्रमुख पेशकश। आपको हमारी आज की ये खबरें कैसी लगी, कमेंट कर बताना ना भूले और ऐसी ही कुछ प्रमुख खबरों के बारे में जानने के लिए हरियाणा आज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।